तो दोस्तों आज अपने लोग काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर सेकेंड के साथ मिल रहा है, जिसमें आज अपने लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को लेकर के, जो कि अपना हेडिंग भी है। फिर अपने लोग बात करेंगे काइनेमेटिकल पैरामीटर, जिसमें अपने लोग देखेंगे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन खैर इस सब से पहले अपने लोग थोड़ा लास्ट क्लास का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में दोस्तों अपने लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में तो अपने लोगों ने ढेर सारा पॉइंट डिस्कशन करा था, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, वो अपना था रेस्ट एंड मोशन को लेकर के, जो अपने लोगों को टेक अवे करना था, रेस्ट एंड मोशन। अब ये दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे तो मैंने वो डिटेल्स में डिस्कस करा था, लेकिन खैर डिवीजन के नाम पे यहाँ पे भी थोड़ा देख लिया जाए। तो दोस्तों रेस्ट का मतलब क्या होता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते थे दोस्तों, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते थे कि वो रेस्ट पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, मोशन पे है। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक कोई लड़का है, वो लड़का को देख रहा था ये ऑब्जर्वर, इसका नाम मान लो ए है। तो उन्होंने देखा कि टी इक्वल टू जीरो पे, ये ओरिजिन है, टी इक्वल टू जीरो पे तो एक्स इक्वल टू जीरो पे है, लड़का टी इक्वल टू जीरो पे तो एक्स इक्वल टू जीरो पे है ओरिजिन पे। टी इक्वल टू वन हुआ फिर भी वो जीरो पे ही है, टी इक्वल टू टू हुआ फिर भी वो जीरो पे ही है। मतलब वो क्या हो रहा था कि लड़का का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था नहीं, यानी कि टाइम तो बढ़ता गया, लेकिन उसका जो पोजीशन था जहाँ पे था वहीं पे है, जीरो पे है, जीरो पे है, जीरो पे है। यानी कि ऐसे सिचुएशन में बोल सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या बोलते थे दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन में बोलते थे कि पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी कि इसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा था, तो बोलते थे पार्टिकल रेस्ट पे है। मोशन में क्या होता था दोस्तों, तो देखो यहाँ पे कोई बी लड़का है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर इसको देख रहा था, तो उन्होंने क्या देखा कि t इक्वल टू जीरो पे तो ये ओरिजिन पे था, यानी कि टाइम में जब जीरो बजा, जब उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि t इक्वल टू जीरो पे तो x इक्वल टू जीरो पे है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब t इक्वल टू टू हुआ तो उसका पोजीशन 5 हो गया, t इक्वल टू थ्री हुआ तो उसका पोजीशन 10 मीटर हो गया। यानी कि उसका पोजीशन यहाँ पे था, फिर 1 पे 2 पे गया, फिर 2 पे कितना पे गया, 5 पे गया, फिर 3 पे कितना पे गया, 10 पे। यानी कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि ऑब्जर्वर के टाइम के साथ इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन हालात में बोलते थे कि पार्टिकल चल रहा है, डेट्स मीन्स पार्टिकल जो है मोशन में है। ये तो रेस्ट और मोशन को लेकर के क्लियर हो गए दोस्तों। फिर अपने लोगों ने रेस्ट और मोशन को और डिटेल्स में डिस्कशन करा, तो अपने लोगों को पता चला कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये दोनों रिलेटिव टर्म है, बोथ आर रिलेटिव टर्म, यानी कि ये फिक्स्ड नहीं है। किसी भी पार्टिकल के लिए हमें ये बोलना कि पार्टिकल रेस्ट पे है, ये एब्सोल्युटली नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है कि किसी के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी दिखे, किसी के लिए वो मोशन पे भी दिख सकता है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट वो डिपेंड करता है रेस्ट में भी रेस्ट में दिखेगा या फिर मोशन में, वो दिखे डिपेंड कर रहा था कि उसे देख कौन रहा है और कहाँ से देख रहा है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा था ऑब्जर्वर पे। डेट्स वाई बोले थे अपने लोग कि जो रेस्ट और मोशन टर्म जो है वो क्या है, ये रिलेटिव टर्म है। जैसे उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे देखो, एक कार है और कार में एक आदमी को बैठा दो, कार भी वेलोसिटी से चल रहा है और कार में एक आदमी बैठा हुआ है, मान लो इसका नाम बी है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, मान लो ये ए है। अब ए से पूछो कि भाई साहब आपको बी जो है वो मोशन पे दिख रहा है या फिर रेस्ट में, ये कहेगा जो बी है वो मोशन में, क्योंकि वो गाड़ी के साथ उसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि वो गाड़ी में है। तो गाड़ी जब चल रहा है, गाड़ी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू ए, तो इसका भी पोजीशन चेंज हो रहा होगा। तो ये क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू ए क्या होगा, बी जो होगा वो मोशन में होगा। अब देखो तुम क्या करो, एक ऑब्जर्वर को इसके गाड़ी पे हिला करके बैठा दो, इसके गाड़ी पे हिला कर बैठा दो, सी नाम रख दो उसको। अब सी से पूछो कि भाई साहब आपको जो बी है वो रेस्ट में दिख रहा है या फिर मोशन में, तो वो कहेगा मेरे लिए तो रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि देखो मोशन का डिफिनीशन ही क्या था कि अगर कोई पार्टिकल किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, मोशन में।
तो देखो सी के रिस्पेक्ट में तो ये तो जहाँ पे है वहीं पे है, यानी कि इसके बीच में जो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस तो हमेशा के लिए है। गाड़ी तो चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है, जो मोशन देख रहा होता है, वो अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट में मानता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मोशन को देखता है। तो देखो ये तो रेस्ट में मान लेगा खुद को, तो इसके अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होगा, तभी तो ये बोलेगा कि मोशन में है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है बी का, बी जहाँ पे है वहीं पे है, यानी कि जो बी दिखेगा सी को किन हालात में दिखेगा, तो अकॉर्डिंग टू सी जो बी होगा वो क्या होगा, रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि जो ए बी है वो सी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जवाब है नहीं। तो इसीलिए कल बोले थे लास्ट क्लास में कि जो रेस्ट और मोशन वर्ड है ये रिलेटिव टर्म है, ये फिक्स नहीं है, ये एब्सोल्युटली किसी पार्टिकल के लिए फिक्स नहीं होता है कि वो रेस्ट में ही है या फिर मोशन में ही है। हो सकता है वो किसी के लिए रेस्ट में भी हो और किसी के लिए मोशन में भी हो। तो दोस्तों ये अपने लास्ट क्लास का था, जो कि अपने लोग लास्ट क्लास में डिटेल्स में डिस्कशन कर रखा है। अब अपने लोग आज के क्लास में पहुंचते हैं, डेट इज टाइप्स ऑफ मोशन, जो अपना हेडिंग है। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप्स का है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन को जो है दो पार्ट में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेमेटिकल पैरामीटर। मोशन को जो है काइनेमेटिकल पैरामीटर के बेसिस पे दो टाइप से बांटे हैं। पहला कौन सा है दोस्तों, तो पहला है दोस्तों ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, और इसी को लीनियर मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन। और दूसरा है दोस्तों अपना रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ये किसके बेसिस पे बांटे हैं दोस्तों मोशन को दो टाइप्स में, तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेमेटिकल पैरामीटर। तो अब ये फिक्स नहीं है कि दोस्तों यही दो मोशन है, ढेर सारा मोशन है, जैसे आपने सर्कुलर मोशन जानते हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन जानते हैं, या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी जानते हैं। ये सब कहीं ना कहीं इसी सब में से किसी का एग्जाम्पल है। और लेकिन काइनेमेटिकल पैरामीटर के बेसिस पे बात करें तो मोशन को दो टाइप से बांटा गया, पहला ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। तो अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में पहले लिखते हैं फिर इसको समझाते हैं। तो देखो इन दिस टाइप्स ऑफ मोशन ऑल पॉइंट ऑफ पार्टिकल will perform identical motion. It means they have same velocity, acceleration and displacement. ऐसा given time interval। देखो दोस्तों ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन किसको बोलते हैं, तो देखो ऐसे मोशन में क्या होता है, जैसे कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, उसका सभी पार्टिकल जो होता है, जैसे कोई बॉडी है तो उसमें जो जितना सारा पॉइंट होता है सब आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म करता है। यही इसमें लिखा हुआ है, इन दिस टाइप्स ऑफ मोशन ऑल पॉइंट ऑफ पार्टिकल विल परफॉर्म आइडेंटिकल मोशन। इट मीन्स दे हैव सेम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। यानी कि दिए गए टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे देखो ये गाड़ी है, मान लो ये पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी भी है। अब सोचो दोस्तों अगर इस गाड़ी के पास वेलोसिटी भी है तो क्या लगता है आपको कि अलग अलग पॉइंट के पास अलग अलग वेलोसिटी होगा। जैसे इस पोर्शन का वेलोसिटी भी है तो इस पोर्शन का क्या होगा, भी डैश होगा। अगर मान लो इसका 30 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या होगा, 45 होगा।
तो जवाब है नहीं दोस्तों, सभी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। खुद ही सोचो, अगर इसका 30 होता और इसका 35 होता तो पीछे वाला पॉइंट तो आगे निकल जाता, आगे वाला को छोड़ करके, लेकिन क्या ऐसा कभी होता है, तो जवाब है नहीं। उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सभी पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होता है वो आइडेंटिकल होता है। किस मोशन में, तो ट्रांसलेशनल मोशन में। यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी का हर एक पॉइंट, पार्टिकल का हर एक पॉइंट कैसा मोशन परफॉर्म करता है, तो आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म करता है। कहने का मतलब अगर एक पॉइंट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो सभी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर एक ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में अगर 10 सेकेंड लिया, मान लो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड लिया, तो आपको क्या लगता है ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ आने में आधा घंटा लेगा? ये वाला पोर्शन, ये मान लो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटा लेगा? तो जवाब है नहीं, सभी पोर्शन साथ में ही पहुँचेगा। अगर इसने t इक्वल टू 10 AM पे यहाँ पे है और t इक्वल टू 12 PM पे यहाँ पे है, तो गाड़ी का हर एक पॉइंट यहाँ पे 10 बजे है तो हर एक पॉइंट गाड़ी का 12 बजे यहाँ पे आएगा। या अगर ये पॉइंट यहाँ पे 12 बजे पहुंचा तो ये पॉइंट भी 12 बजे यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट भी 12 बजे ही यहाँ पे आएगा। यानी कि सभी का टाइम भी सेम होगा। अगर इस एक ने मान लो 20 मीटर डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर डिस्प्लेस किया, तो दूसरा भी पॉइंट क्या करेगा, 20 मीटर ही डिस्प्लेस करेगा। मान लो अगर ये पॉइंट 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये नहीं है कि पीछे वाला पॉइंट 25 चल जाएगा या फिर 30 चल जाएगा, सभी पॉइंट क्या चलेगा, आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म करेगा। यानी कि सभी का डिस्प्लेसमेंट, सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। खुद सोचो, अगर ये वाला पॉइंट 20 मीटर डिस्प्लेस करता है, ये वाला पॉइंट, अगर पीछे वाला 30 मीटर डिस्प्लेस करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पीछे वाला आगे चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, तो जवाब है नहीं। या फिर मान लो ये 30 मीटर चलता, आगे वाला पॉइंट 30 मीटर और पीछे वाला 10 मीटर ही चलता, तो पीछे वाला गाड़ी क्या स्ट्रेच हो जाता है, तो जवाब है नहीं, पीछे वाला भी तो उतना ही चलता है, पीछे वाला पॉइंट को तो पीछे छूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, तो जवाब है नहीं। तो ऐसे मोशन को, ऐसा जो भी पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, जब भी ऐसा मोशन परफॉर्म करता है कोई पार्टिकल, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखो कितना आदमी सोच लेता है कि ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल जो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करता है, तो जवाब है नहीं दोस्तों, सर्कुलर मोशन पे भी डिपेंड। ये सर्कुलर मोशन भी इसी का एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन में भी अगर पार्टिकल की बात करें तो वो भी ये ट्रांसलेशनल मोशन ही कर रहा होता है। कैसे, तो देखो ये सर्कुलर ट्रैक है, अब देखो इस पे कोई गाड़ी चल रहा है, ये v वेलोसिटी, इसका स्पीड मान लो v है, तो क्या लगता है इसका पीछे वाला चक्का का स्पीड कितना होगा, v मतलब इसका मान लो 10 है, तो क्या इसका 20 होगा, तो जवाब है नहीं, 10 ही होगा। अगर मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और इसके बीच में मान लो ये 35 मीटर डिस्टेंस है, 35 मीटर डिस्टेंस है, तो क्या लगता है कि पीछे वाला पॉइंट 35 मीटर से कम दूरी तक किया होगा, तो जवाब है नहीं, पीछे वाला भी कितना किया होगा, 35 ही किया होगा। क्या लगता है आपको सेंटर वाला पॉइंट जो है ये 30 मीटर से ज़्यादा डिस्प्लेस किया होगा या फिर कम, तो 30 मीटर ही डिस्प्लेस किया होगा। तो ये भी सर्कुलर मोशन भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। इसमें भी देखो पार्टिकल का हर एक पॉइंट क्या है, आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में एक पॉइंट 20 मिनट लेता है, तो सभी पॉइंट क्या लेगा, 20 मिनट ही लेगा। यानी कि ये भी देख सकते हो कि हर एक मतलब काइनेमेटिकल पैरामीटर के व्यू से सभी का मोशन कैसा है, आइडेंटिकल है। अगर एक 10 से चल रहा है तो दूसरा भी 10 से चल रहा होगा। अगर एक के पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड है। इसे आप राइट डाउन करो, फिर अपने लोग रोटेशनल मोशन के ऊपर बात करते हैं, और इसमें एक दो पॉइंट और है उसको लिख देते हो। देखो ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल का हर एक पॉइंट का जो एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। तो इसमें अगर अपने लोग जैसे मान लो एक पॉइंट, किसी गाड़ी को न बना करके गाड़ी को सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ले, मतलब जो गाड़ी दिया रहता है उसको क्या करें, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ले, अगर उसका हम स्टडी कर लेंगे तो क्या पूरे गाड़ी का स्टडी नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रखते हैं ए। अब सोचो अगर ए पॉइंट का हम वेलोसिटी निकाल लिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, टाइम निकाल लिए या फिर एक्सेलरेशन निकाल लिए, तो अगर हम गाड़ी को एक पॉइंट मान करके स्टडी करेंगे और ये सब निकाल लेंगे काइनेमेटिकल पैरामीटर, तो क्या वही सारा काइनेमेटिकल पैरामीटर
क्या सारा पॉइंट के लिए वैलिड नहीं होगा? तो जवाब है बिल्कुल है। तो यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन में अपने लोग पॉइंट को, ये गाड़ी को क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके काम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर स्टडी पर्पस we can replace the whole body by using a single point। ऐसे मोशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों अपने लोग, तो पूरा बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं और फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट को स्टडी कर लेंगे और वही जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो काइनेमेटिकल पैरामीटर आएगा वही सारा बॉडी के लिए वैलिड होगा। तो ये क्लियर है दोस्तों। अब अपने लोग रोटेशनल मोशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अपना है दूसरा रोटेशनल मोशन। तो देखो रोटेशनल मोशन के बारे में क्या लिखा है, in this case different point of body will perform different motion, it means they have different velocity, acceleration, displacement for given time। यानी कि जो इसमें क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर गिवन टाइम इंटरवल के लिए सभी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है इसका सभी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे देखो मान लो ये रॉड है, और यहाँ पे पाइवोट है, पाइवोट मतलब कील से वहाँ पे ठोका हुआ है। फिर इसको रोटेशनल मोशन करवा रहा है, यानी कि रोटेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो फोर्स लगेगा, जैसे ये मार्कर है और ये फोर्स लगेगा तो ये ऐसे रोटेट करने वाला है, कुछ इसी प्रकार का मोशन परफॉर्म करने वाला है। तो देखो ये ऐसे, ये रॉड कैसे मोशन परफॉर्म करेगा, तो कुछ इस टाइप का मोशन परफॉर्म करेगा। अब देखो ये रोटेट करते करते यहाँ पे आ गया, मान लो ये रॉड यहाँ पे आ गया और इसमें दो चार पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लो ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट सी है। तो अब देखो क्या लगता है आपको, सभी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम होगा या फिर अलग अलग होगा? तो दोस्तों अलग अलग होगा। कैसे, तो देखो ये पॉइंट दिए गए सेम टाइम इंटरवल के लिए यहाँ तक पहुँच गया है ना, उतना ही टाइम में, और ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका लग रहा है, सी पॉइंट या बी पॉइंट या ए पॉइंट? तो जवाब है सी पॉइंट का, फिर बी पॉइंट का या फिर ए पॉइंट का। यानी कि दिए गए टाइम इंटरवल के लिए कोई मान लो 20 मीटर चल रहा है, कोई 10 मीटर चल रहा है, कोई 5 मीटर चल रहा है, तो देखो सभी का डिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं? तो बिल्कुल अलग है। सभी का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। तो देखो दिए गए टाइम इंटरवल में सभी पार्टिकल का जो काइनेमेटिकल पैरामीटर है अलग अलग है या फिर सेम है? अब देखो सभी दिए गए टाइम के लिए सभी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आपको क्या लगता है वेलोसिटी सेम होगा? तो जवाब है नहीं, वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे सोचो मान लो दो गाड़ी है, अगर एक गाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है और दूसरा गाड़ी मान लो 10 मिनट में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो आपका किसका स्पीड ज़्यादा लग रहा होगा, दूसरा का या फिर पहला का? तो जवाब है दूसरा का। तो देखो ये चल रहा है उतना ही टाइम में 20 मीटर और ये चल रहा है 10 मीटर, तो इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इससे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे हालात में जो पार्टिकल का अलग अलग पॉइंट होता है वो कैसा अलग अलग मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ था। अब सोचो, अब इसमें हर एक पॉइंट अलग अलग मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके रिप्लेस कर सकते हैं? पूरा बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो क्या पूरा बॉडी का स्टडी हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। यानी कि इस केस में रोटेशनल मोशन में आपको सभी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, इसका वेलोसिटी कुछ और है। तो अगर हम इस पॉइंट को स्टडी करेंगे तो सिर्फ इसी पॉइंट के लिए वैलिड होगा, इसके लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो ये 20 मीटर चल रहा है लेकिन ये 10 मीटर। अगर हम ये स्टडी कर लिए सिर्फ सी पॉइंट को, आप बोलेंगे कि नहीं सब 20 मीटर चला है, तो क्या वो वैलिड होगा सबके लिए? तो जवाब है नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है वी कांट रिप्लेस द होल बॉडी बाय यूजिंग सिंगल पॉइंट। इसमें अपने लोग इस मोशन में पूरा बॉडी को सिंगल पॉइंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसमें अपने लोग को बॉडी का साइज और शेप पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वही अगला लिखा हुआ है वी मस्ट बी कंसीडर साइज एंड शेप ऑफ बॉडी, उसका साइज और शेप को
ध्यान अपने लोग को रखना पड़ेगा, जो रोटेशनल मोशन में अपने लोग देखेंगे। और ट्रांसलेशन मोशन तो अभी स्टार्ट ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसे राइट डाउन कर लो। फिर दो और मोशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगला है अपना एब्सोल्यूट मोशन और दूसरा है रिलेटिव मोशन। तो देखो ये क्या है दोस्तों, ये किसके बेसिस पे बांटे हुए हैं, तो ये देखने के बेसिस पे है, यानी कि कौन मोशन को देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, इस नज़रिया के बेसिस पे बांटे हुए, यानी कि देखने के नज़रिया पे बांटे हुए हैं। तो मोशन को दो टाइप्स का बोलते हैं, एक एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन। ये अलग है, उससे अलग है, ये देखने के बेसिस पे बांटे हुए, देखने के बेसिस पे, यानी कि कौन और किसे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। तो उसके बेसिस पे हमने दो मोशन, दो टाइप्स का, एक एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, तो अगर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, कोई मोशन मतलब कोई पार्टिकल मोशन में है, अगर उसके मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से, ग्राउंड से, उसके मोशन को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, ग्राउंड से, तो वैसे मोशन को अपने लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन। जैसे देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से जा रहा है। अगर अपने लोग इसको ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं, इस मोशन को जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऐसे हालात में अपने लोग बोलेंगे कैसा मोशन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मोशन, यानी कि इन हालात में मोशन को बोलेंगे एब्सोल्यूट मोशन। जब ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है दोस्तों, देखो ये तो ग्राउंड से था तो एब्सोल्यूट बोल रहे थे, लेकिन रिलेटिव में क्या होता था कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन, जैसे देखो ये गाड़ी है, मान लो इस पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है और ये गाड़ी v वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, और एक और गाड़ी है वो मान लो v डैश वेलोसिटी से चल रहा है, और इसका नाम a है, और इस पे कोई एक और दूसरा आदमी है जिसका नाम b है। तो अगर अब ए बी को मोशन को अब ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि खुद किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे बैठ करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, यानी कि मोशन ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग बॉडी, अदर मूविंग बॉडी इज नोन एज रिलेटिव मोशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी कर रहा है, और वो भी कैसा प्लेटफॉर्म से, तो मूविंग प्लेटफॉर्म से, यानी कि खुद कैसा प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, मूविंग प्लेटफॉर्म पे बैठ करके दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऐसे हालात में जो मोशन को बोलेंगे वो कैसा मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, जिसपे अपना एक टॉपिक भी है रिलेटिव मोशन के नाम पे, जो आप लोग जानते होंगे। तो वहां पे ये पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट में क्या होता है दोस्तों, तो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है कोई बंदा, लेकिन वो कैसे प्लेटफॉर्म पे रहता है, वो अर्थ पे रहता है, यानी कि रेस्ट में रहता है, ग्राउंड पे रहता है। रेस्ट में रह करके वो दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो ऐसे हालात में बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन। ये दोस्तों दोनों क्लियर हो गया। तो ये तो दोस्तों अपना बेसिक पॉइंट से था, जो टॉपिक से रिलेटेड था, इस चैप्टर से रिलेटेड था। अब अपने लोग काइनेमेटिक्स के मेन पॉइंट पे आते हैं, जहां से अपने लोग का बोल सकते हैं कि रियल काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। ये सब तो इंट्रो था, चैप्टर का इंट्रो था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फिर एब्सोल्यूट, रोटेशनल, थोड़ा बहुत ये इंट्रो था। अब अपने लोग रियल पॉइंट पे पहुंचते हैं, काइनेमेटिकल पैरामीटर, वहां से अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। इसे राइट डाउन कर लो दोस्तों। तो दोस्तों अपने लोग काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ से रियल काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अब यहीं से अपना क्वेश्चन का बेसिस बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में बात करते हैं कि आखिर होता क्या है दोस्तों। तो ये हथियार बोल सकते हो, काइनेमेटिकल पैरामीटर को क्या बोल सकते हो, हथियार। जैसे देखो जंगल में शिकारी लोग जाता है तो खाली हाथ तो नहीं ना चला जाता, उस अपने साथ कुछ ले जाता है सेफ्टी के लिए, इवन उसको मारने के लिए भी, जैसे चाकू हो गया, गन हो गया, तीर कमान हो गया, ये सब ले जाता है अपने साथ, यानी कि हथियार ले जाता है, औजार ले जाता है। ठीक उसी प्रकार से अपने लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि काइनेमेटिक्स पर राज करने जा रहे हैं। तो कुछ हथियार चाहिए ना कि खाली हाथ चल जाएंगे, तो जवाब है कुछ ले करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने लोग ये काइनेमेटिकल पैरामीटर लेकर के जाते हैं, ताकि मोशन को क्या करें, स्टडी कर सके, मोशन पे अपना कमांड बना सके। तो काइनेमेटिकल पैरामीटर क्या है दोस्तों, तो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है। यानी कि ये क्या हुआ, काइनेमेटिकल पैरामीटर, जिससे अपने लोग किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल के लिए, जैसे ये गाड़ी है, अब ये गाड़ी चल रहा है, मोशन में है, और ये पॉइंट पे है।
अब ये चलते चलते बी पॉइंट पे आ गया। अब बोल रहे आपको कि भाई साहब इस गाड़ी के मोशन के बारे में स्टडी करो, तो आप क्या बताओगे कि गाड़ी में 2-4 चक्का लगा हुआ है, गाड़ी का कलर कौन सा है, गाड़ी में कितने आदमी बैठा है, ये सब बताओगे। तो जवाब है नहीं। उसको किस चीज़ से वर्णन करोगे, उस मोशन को किस चीज़ से डिफाइन करोगे। तो कहोगे कि भाई साहब गाड़ी का वेलोसिटी ए पे इतना था, बी पे इतना था, एक्सेलरेशन ये है, डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया, टाइम इतना लिया, डिस्टेंस इतना कवर किया, ये सब बताओगे। तो ये सब ने अभी बोला वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, यही क्या होता है काइनेमेटिकल पैरामीटर। यानी कहने का मतलब काइनेमेटिकल पैरामीटर वो है जिससे अपने लोग किसी भी मोशन के बारे में डिस्कस करके बताते हैं, किसी मोशन के बारे में बताते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। और यहीं से अपने लोग का क्वेश्चन का रास्ता खुलेगा। तो इसमें और इससे पहले अपने लोग एक थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई पार्टिकल रेस्ट में है या फिर मोशन में, कैसे अपने लोग को पता चलेगा। जैसे देखो कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो अपने लोगों को कैसे पता चलेगा। जैसे देखो न्यूमेरिकली, स्पेलिंग देख लेना सही है गलत। न्यूमेरिकली कैसे अपने लोगों को पता चलेगा कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। जैसे देखो किसी का पोजीशन दे दिया, कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और इसका पोजीशन दे दिया s=2 मीटर, तो ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है, कैसे पता चलेगा। तो देखो दोस्तों ये रेस्ट में है, क्योंकि अपने लोग कब बोलेंगे कि पार्टिकल मोशन में या रेस्ट में है, तो जब उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो। और इसका पोजीशन जो दिया है एक्स, जो पोजीशन है, क्या वो टाइम का फंक्शन है। कहाँ पे टाइम रखोगे, तो जवाब है कहीं पे नहीं। टाइम t=0 पे, कहाँ पे, टाइम का कोई रास्ता नहीं है। t=1 पे पार्टिकल कहाँ गया, टाइम कहाँ रखोगे, नहीं पता चल रहा है। t=2 पे पार्टिकल कहाँ गया, नहीं पता चल रहा है, कहाँ पे रखोगे। तो यानी कि ये x जो है 2 है, डायरेक्ट दिया हुआ है 2 मीटर, तो यानी कि ये क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो जवाब है नहीं। यानी कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो वो फंक्शन ऑफ टाइम होता, लेकिन नहीं है। उसका मतलब इसका पोजीशन क्या है, चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जवाब है नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे। अब मान लो कोई पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ये है। अब इसका पोजीशन दे दिया x=2t² या फिर 4t² या फिर 4t, इस टाइप का इक्वेशन दे दिया। तो अब देखो क्या ये पार्टिकल का पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। ये एक ही इक्वेशन नहीं, ये ऐसा इक्वेशन हो सकता है, ऐसा ढेर सारा इक्वेशन हो सकता है। तो देखो बिल्कुल इसका इक्वेशन टाइम का फंक्शन है। यानी कि देखो पहला ये वाला इक्वेशन लेकर के चले, तो t=0 पे x कितना आ रहा है, x भी 0 आ रहा है। t=1 पे कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। t=2 पे कितना है, x=8 है। यानी कि देखो इसका टाइम के साथ इसका पोजीशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना इस पार्टिकल का। उसका मतलब ये क्या होगा, मोशन में है। यहाँ जो x है पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, वो क्लियर कट दिख रहा है। यानी कि जो x है क्या है, टाइम का फंक्शन है। इसमें यहाँ पे टाइम अपने लोग आराम से रख सकते हैं। तो उससे अपने लोग को ये पता चल जाएगा कि टाइम के साथ वो पार्टिकल अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है या फिर नहीं। तो देखो कर रहा है, तो जवाब है कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मान लो इधर मूव कर रहा होगा, कुछ वेलोसिटी होगा और ये क्या होगा, मोशन पे होगा। तो न्यूमेरिकली ऐसे आप कहीं दिख जाए, जैसे ऐसा इक्वेशन दिख जाए तो आप समझना कि रेस्ट में है। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम का फंक्शन दिख जाए तो आप समझ जाना वो मोशन में है। ये न्यूमेरिकली पहचानना, मतलब पहचानते हैं कि कैसे रेस्ट में है या फिर मोशन में, वो ये तरीका था। अब अपने लोग पहुंचते हैं मेन मकसद पे, डायनामिकल पैरामीटर पे। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, जब भी बताया। तो इसमें से सबसे पहले अपने लोग पोजीशन को लेकर के डिस्कस करते हैं कि आखिर पोजीशन है क्या। वन बाय वन करके पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल साथ में ही देखते जाएंगे और फिर सबको मिक्स करके देखेंगे। पोजीशन क्या है दोस्तों, तो पोजीशन क्या होता है दोस्तों कि किसी भी पार्टिकल के लोकेशन के बारे में बताता है कि कोई पार्टिकल है क्या, कहाँ, उसके लोकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। कौन देता है दोस्तों, तो पोजीशन देता है। जैसे देखो इसके बारे में पहले एक दो लाइन लिख देते हैं। इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन
ऑफ पार्टिकल। दोस्तों ये पोजीशन क्या होता है, तो किसी भी पार्टिकल के लोकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि कोई पार्टिकल कहाँ पे है। जैसे देखो इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखो ए पॉइंट ये है और यहाँ पे कोई तुम आपका दोस्त है और उससे आप पूछते हैं कि भाई साहब ये ए जो है ये कहाँ पे है। तो देखो ये तो डे टू डे लाइफ है ना, ये तो फिजिक्स है। हाँ, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, जैसे हो गया कि मुंबई या अमेरिका, कोई पहले से का नाम दिया हो रहता है, तो आप किसी से पूछते हैं कि मुंबई कहाँ है, तो अपने अकॉर्डिंग बताता है कि मुंबई यहाँ से इधर है, ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, और ये इतना दूरी पे ऐसे बताता है। लेकिन फिजिक्स में तो ऐसे नहीं होता है। अब इस पॉइंट के बारे में पूछेंगे कि ये कहाँ पे, तो ये क्या बताएगा कि मुंबई में है, दिल्ली में, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिजिक्स में तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलता है सब कुछ, और ये ऑब्जर्वर के पास फ्रीडम होता है। तो ये क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेगा, एक्स वाई एंड जेड। ये अपने अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेगा और फिर देखेगा कि अच्छा ए यहाँ पे है, और मान लो ये कहेगा इधर x1 है, तो ये कहेगा x1 की तरफ कितना है x1, और इधर देखेगा अच्छा y कोऑर्डिनेट भी है तो इधर हो जाएगा y1। ये कहेगा भाई साहब ये जो पार्टिकल है इसका जो पोजीशन है ये x1 y1 है, y1 ये इसका पार्टिकल का पोजीशन है। तो देखो अब आपको बता देगा कि भाई साहब जो पार्टिकल का पोजीशन है x1 y1 है, ये पार्टिकल का पोजीशन है। तो यानी कि पार्टिकल के लोकेशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। यानी कि आप चलिएगा पार्ट x के तरफ x1 और y की तरफ y1, तो उस पार्टिकल के लोकेशन के पास पहुंच जाइएगा कि नहीं, तो जवाब है पहुंच जाइएगा। ये क्या हुआ, पार्टिकल का पोजीशन। क्लियर है दोस्तों। अब थोड़ा इसको और डिटेल्स करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा एक और पॉइंट देख लो। ये जो पार्टिकल का पोजीशन जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये जो पोजीशन होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर कैसे होता है, तो देखो जैसे यहाँ पे मान लो चरवटिया रोड है, चरवटिया रोड समझते हो ना दोस्त। चरवटिया क्या होता है, तो जहाँ से चारों साइड जाने का मतलब 4 साइड जाने का रास्ता होता है उसको बोलते हैं चरवटिया रोड। शहर में उसी को गुलंबर बोला जाता है। तो देखो मान लो इधर x है, इधर निगेटिव x है, और इधर y है, इधर निगेटिव y है, और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे आपका घर है, और आपके घर पे कोई दोस्त आ रहा है, आपका दोस्त आ रहा है। अब वो गुलंबर पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, और आपसे पूछता है, फोन करके पूछता है कि भाई साहब मैंने गुलंबर पे आ गया, जहाँ पे लोकेशन दिया था वहाँ पे हो गया। अब वो कॉल किया कि भाई साहब मैं आपके लोकेशन पे आ गया हूँ गुलंबर पे, अब किधर आना है, कहाँ आना है। तो आप क्या कहोगे, अब मेरा जो घर है वो 50 मीटर की दूरी पे है, सिर्फ इतना बताया आपने घर के पोजीशन के बारे में, सिर्फ इतना बताया कि मेरा घर 50 मीटर की दूरी पे है। तो क्या लगता है वो लड़का आपके घर पे आ सकता है, आपका दोस्त? तो जवाब है नहीं। हो सकता है 50 मीटर इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, अगर इधर होता था तो यानी कि हो सकता है वहां से 50 मीटर इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जा सकता है। कहाँ जा सकता है दोस्तों 50 मीटर? इनफाइनाइट डायरेक्शन में। तो क्या लगता है सिर्फ पोजीशन का मैग्नीट्यूड बताने से वो लड़का आपके घर पे आ सकता है? पोजीशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो रहा है, तो जवाब है नहीं। आपको क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। आपको बोलना पड़ेगा कि दोस्त 50 मीटर तो चलो लेकिन निगेटिव वाई की तरफ। तो इधर क्या करेगा, निगेटिव वाई देखेगा, अच्छा इधर है, इधर से 50 मीटर की दूरी पे आएगा और आपके घर पे पहुंच जाएगा। यानी कि पोजीशन को डिस्कस करने के लिए हमें किस चीज़ का नीड पड़ा, तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, और साथ में डायरेक्शन ही। और जैसे डायरेक्शन आ गया किसी भी क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए, तो कैसा क्वांटिटी होगा दोस्तों, तो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो पता चला कि वेक्टर कैसे है, पोजीशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इसी को वेक्टर फॉर्म में बताने के लिए, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो वो कैसे लिखते हैं उसको बताने के लिए। ये क्लियर हुआ दोस्तों कि पोजीशन क्या होता है, किसी पार्टिकल के कंप्लीट लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो देखो इससे हमने पोजीशन पूछा तो ये बताया x1 y1, तो यानी कि पार्टिकल के पोजीशन के बारे में ये बताया। तो x1 चलेंगे x एक्सिस की तरफ और yn चलेंगे y एक्सिस की तरफ, तो पार्टिकल के लोकेशन के बारे लोकेशन तक पहुंच जाएंगे कि नहीं, तो जवाब है पहुंच जाएंगे। तो यानी कि पोजीशन क्या बता रहा है, पार्टिकल के लोकेशन के बारे में। जैसे देखो मान लो ये 4,3 होता, क्या होता है 4,3, तो इसका मतलब क्या होता, पार्टिकल ये ऑब्जर्वर कहता है कि पार्टिकल का लोकेशन क्या है 4,3 पे, यानी कि x एक्सिस की तरफ 4 मीटर और y एक्सिस की तरफ 3 मीटर।
तो आप चलते x के तरफ 4 मीटर और y के तरफ 3 मीटर, तो पार्टिकल के पास पहुंच जाते कि नहीं, तो जवाब है पहुंच जाते। अब देखो इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो गया, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, जो कि आप वेक्टर से जानते होंगे। तो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो जो टेल होता है, जो टेल होता है वो किसके पास रहता है, तो जो जिस क्वांटिटी के बारे में, जिस पार्टिकल के बारे में बता रहा होता, देखो टेल किसके पास रहेगा, ऑब्जर्वर के पास, क्योंकि ऑब्जर्वर तो ही बता रहा है ए के बारे में। और हेड किसके पास रहेगा दोस्तों, तो जिसके बारे में बता रहे होते हैं, यानी कि हेड उसके पास रहेगा जिसके बारे में ऑब्जर्वर बताता रहेगा, और टेल वो अपने पास रखेगा। तो ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, और ये मान लो ऑब्जर्वर है, तो ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, यानी कि ओ ए क्या है पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, तो ये ओ के रिस्पेक्ट में किसका पोजीशन वेक्टर है, ए के, यानी कि इसको लिख देते हैं ओ ए क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, यानी कि ओ का ए का पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, तो ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देखो इस पोजीशन का मैग्नीट्यूड क्या है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए हमसे कितना दूरी पे है। अगर इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा तो क्या उस पोजीशन कितना दूरी पे ये हमें नहीं पता चल जाएगा, तो पता है कि पता चल जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ओ ए वेक्टर का लेंथ, यानी कि देखो वेक्टर का जो लेंथ होता है वही मैग्नीट्यूड बताता है, तो ये लेंथ हमें मिल जाए तो ए वेक्टर मिल जाएगा, और ओ ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर है पोजीशन ऑफ ए, यानी कि हमें पार्टिकल का पोजीशन का डिस्टेंस पता चल जाएगा, पार्टिकल का पोजीशन का डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना दूरी पे है। तो ए वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो देखो वे वेक्टर ये है, और देखो इधर हम i से डिनोट करते हैं, y की तरफ j से डिनोट करते हैं, और z की तरफ k से डिनोट करते हैं, ये तो यूनिट वेक्टर से आप जानते हो। देखो x1 किधर है, देखो x1 इधर है, तो x की तरफ कितना है पार्टिकल का पोजीशन, तो x1 माइनस कहाँ से दोस्तों, तो ओरिजिन से 0 i कैप प्लस y की तरफ कितना है, तो y1 माइनस कहाँ से दोस्तों, तो ओरिजिन से चला है, तो 0 माइनस जे कैप। अब देखो ओ ए वेक्टर क्या निकल के आया, तो x1 i कैप प्लस y1 जे कैप। ये ओ ए पोजीशन वेक्टर है किसका, अब ए का पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, ए ओ के रिस्पेक्ट में, कैसा ये वेक्टर फॉर्म में आया, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हो, या फिर ये 90 है और इसको ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, यानी कि ढेर सारा फार्मूला है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है y1 का स्क्वायर प्लस बी x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका ओ ए का मैग्नीट्यूड हो गया, जो कि डिस्टेंस फार्मूला भी इसको बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और या फिर पाइथागोरस प्रमेय भी से निकाल सकते हो। और जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो ये 4,3 है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है दोस्तों, अगर 4,3 लेकर के बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना हो जाता है, ये 25, यानी कि 5 मीटर, यानी कि आप इस पे 5 मीटर चलते यहाँ से ओ के तरफ, इस रास्ते पे ओ ए वाले वेक्टर के तरफ ऐसे जाते, इस रास्ते पे जाते कितना मीटर, 5 मीटर, तो हम पार्टिकल के पास दोस्तों पहुंच जाते। तो यही होता है पोजीशन वेक्टर, या फिर पोजीशन होता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन क्या बताता है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है कि उसके लोकेशन के बारे में कि पार्टिकल कहाँ पे है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तब अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ से अपना VVI चीज़ स्टार्ट होगा, वेलोसिटी स्टार्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, उसके उस दोनों में कंपेरिजन करेंगे, यानी कि कल से अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताएं।
फिर कैसे नहीं लिखेंगे इसको, तो देखो x1 माइनस 0, क्योंकि ये ओरिजिन से चला है इधर x की तरफ तो y कैप, फिर इधर किधर चला है दोस्तों y की तरफ, तो y1 कहाँ से चला, ओरिजिन से चला तो 0 किधर, और देखो y की तरफ क्या हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर j, फिर इसको ये लिखे x i कैप y j कैप, फिर इसका मैग्नीट्यूड इसका लेंथ, यही तो पोजीशन का डिस्टेंस होगा ना, पोजीशन का डिस्टेंस के बारे में यही बताएगा ना, पोजीशन का मतलब कि पोजीशन कितना दूरी पे है पार्टिकल का मेरे से, और ऑब्जर्वर से कितना दूरी पे पोजीशन है पार्टिकल का, वो तो यही ओ ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस पे में से भी ये निकाल सकते हैं। देखो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे वेक्टर मतलब अरेंज है, उसके हिसाब से अपने लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 90 पे अरेंज था, इसलिए पाइथागोरस पर में लगा करके आराम से ओ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। यही क्या होगा वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का लेंथ, जो कि पोजीशन का डिस्टेंस होगा कहाँ से, ऑब्जर्वर के पास से। फिर ओ ए को लिखे जैसे एक एग्जाम्पल था 4,3 ले लिए थे, उसी को सॉल्व किया, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, ये 5 मीटर, यानी कि इसका ये कितना होगा 5 मीटर होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।